हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी मस्त हैं, खुश हैं। और आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए हैं, सर कल एग्ज़ाम है और पूरा रिवीजन करना बाकी है और आपने वादा किया था कि आप हमको रिवीजन कराएंगे, तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। यकीन मानिए बहुत सारे वीडियो होने वाले हैं, करीबन 7-8 वीडियो इसके अंदर बनने वाले हैं, क्योंकि यूनिट तो 5 ही है लेकिन इनके अंदर टॉपिक्स काफ़ी लेंदी हैं, सारे एक्ट काफ़ी लेंदी हैं और अपने पास समय काफ़ी कम है। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं, जब तक मैं आपको कंप्लीट रिवीजन नहीं कराऊंगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। और मेरी आशा भी आपसे यही है कि आप मेरा ये वीडियो जरूर देखेंगे और ये एक बार मुझे जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, कहाँ पे क्या डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिस कारण से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अब वो सॉर्ट आउट हो गई है। अभी थोड़ी देर के अंदर ये 1 बाय 1 में रिकॉर्ड करके 1 बाय 1 आपको शूट करके सारे के सारे वीडियो आज ही अपलोड करूंगा। और जब तक अपलोड नहीं होगा, जब तक पूरा रिवीजन नहीं होगा, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सोने भी नहीं जाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। ठीक है, तो बिना कोई वक्त गवाए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है आज का नया टॉपिक अपना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो दोस्तों रिवीजन की क्लास है इसलिए अपन थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। यहां पर थोड़ा सा ऊपर का ब्रेक हो रहा है। हाँ, अब आपको शायद विजिबल सही है। हाँ, एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये अब एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट है क्या? तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आप कुछ इस तरीके से समझिए कि ये एक कंपनी है और ये एक बंदे को हायर करती है। इस हायर करने के साथ में उसकी कुछ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ जुड़ जाती है। कौन सी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है? ये जुड़ जाती है कि वो बंदा यहां आएगा तो उसकी कुछ सैलरी होगी, अगर लेबर होगा तो कुछ वेजेस होगी, ठीक है, कुछ उसको एक वर्क एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराना होगा, कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। ये सारे के सारे आपको उसको बताने होंगे कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे, ये वर्क एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराना होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ग्रेवियंस आता है, तो उसका सॉल्यूशन का मेथड ये रहने वाला है। इसी को ही हम कहते हैं एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी एम्प्लॉय और बॉस के बीच में, जो कंपनी है और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप मैनेज करता है, उसी को ही एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं। ये भी एक एचआर का कोर काम है। एचआर का अगर कोर वर्क बोले, फंक्शन बोले, तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसके अंदर आता है। इसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन भी है। इंडस्ट्री क्या क्या उसको रिवॉर्ड देगी, क्या कंपनसेशन देगी, क्या सैलरी देगी, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर में आता है। ठीक है, यहां पर आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एम्प्लॉय रिलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? एम्प्लॉय रिलेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहला तो ये आपका रिटेंशन रेशियो क्या रहेगा वो डिसाइड करेगा, क्योंकि कंपनी में एम्प्लॉय तभी रहता है जब उसका रिलेशन उसके बॉस के साथ, उसके वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छे होते हैं, उसको रेम्यूनरेशन अच्छा मिलता है, तो सबसे पहले रिटेंशन रेशियो डिसाइड होगा। सेकंड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको इकोनॉमिक बूस्टअप चाहिए, तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना काफी स्ट्रांग है, क्योंकि अगर ओल्ड एम्प्लॉय होगा, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होगा, तो उसकी ज्यादा चांसेस है कि कंपनी वो ग्रोथ कर पाएगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंस अगर हम कहते हैं कि एम्प्लॉय रिलेशनशिप की, तो n नंबर्स ऑफ द इंपॉर्टेंस है, जो मैं आपको टिप्स में बता देता हूं। जैसे कंपनी की ग्रोथ में काम आएगी, कंपनी को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगी, कंपनी को सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करवाएगी, कंपनी को रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉय में हेल्प होगा, कंपनी की जो कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, वो मिनिमाइज होगी। इसके अलावा कंपनी की गुडविल एक जनरेट होती है। जैसे कि आज आप बात करते हैं कि आपको कहां वर्क करना है, तो वो बहुत सी फॉरेन कंपनी जैसे गूगल है, तो लोग कहते हैं कि मेरे को गूगल में वर्क करना है। गूगल में फ्री में सैलरी नहीं दी जाती है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमें गूगल में वर्क करना है। क्यों करना है? क्योंकि एक तो रेम्यूनरेशन हाई रहता है, ऊपर से वर्किंग कंडीशन है, इथिकली मैनर्स के अंदर होती है। और इंपॉर्टेंस क्या है? एक आपका गुडविल भी क्रिएट हो रही है, इसके साथ आपका एथिकल बिहेवियर भी होता है, तो जो ग्रोथ होती है वो सस्टेनेबल होती है। यही कुछ इसके अंदर नॉर्मल आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। की डायमेंशन ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन, वापस से थोड़ा सा कट हो रहा है। अब ठीक है। की डायमेंशन ऑफ द एम्प्लॉय रिलेशंस। अब की डायमेंशन कौन कौन से हैं एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर? पहले तो एम्प्लॉय का कम्युनिकेशन, जो फर्स्ट पॉइंट है यहां पर एम्प्लॉय का कम्युनिकेशन है
कि एम्प्लॉय से आपको बात करनी होगी, भैया प्रॉब्लम क्या है, कोई बात है क्या, कोई जैसे कि कम्युनिकेशन, वो अपना ग्रेवियंस लेके कहाँ जा सकता है, वो अपनी प्रॉब्लम किसे बता सकता है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट एज द एम्प्लॉय रिलेशन। सेकंड, आपको उसको एक्टिविटी के अंदर, ये हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, दैट इज नॉट इशू, क्योंकि प्रोसेस है, नहीं है कि यही फर्स्ट होगी यही सेकंड होगी, मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यानी कि हर एक एक्टिविटी के अंदर आपको एम्प्लॉय का भी इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए। जब मैनेजमेंट कोई डिसीजन पास ऑन करता है तो सीधा सीधा एम्प्लॉय पे थोपने की जगह आपको, जैसे कि मैनेजमेंट ने कह दिया आज कल से 9 बजे नहीं कल से 8 बजे आना है, तो 1 आवर अर्ली आना है, तो उन्होंने तो कह दिया, लेकिन आना तो एम्प्लॉय को होता है, वर्किंग उसको करनी होती है, सुबह वो जल्दी उठेगा, तो उसके इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए हर डिसीजन बेसिक प्रोसेस के अंदर। दैट उसकी एम्प्लॉयज राइट्स, एम्प्लॉय की कुछ राइट्स होती है कि आपको इस तारीख को सैलरी दी जाएगी, आपको इस तारीख को रेम्यूनरेशन मिलेगा, ये सारी की सारी एम्प्लॉय राइट्स के अंदर आती है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय डिसिप्लिन। अब ये एम्प्लॉय डिसिप्लिन का मतलब ये है कि इक्वालिटी इन द वर्क, यानी कि वर्क के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, हर किसी को फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो क्लियर होना चाहिए, ग्रेवियंस सिस्टम क्लियर होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है, एम्प्लॉय डिसिप्लिन। नेक्स्ट है एम्प्लॉय काउंसलिंग। एम्प्लॉय काउंसलिंग का मतलब, ये काउंसलिंग कोई मेंटल काउंसलिंग से नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो तभी। एम्प्लॉय काउंसलिंग का मतलब फीडबैक, यानी कि एम्प्लॉय से आप बार बार क्या फीडबैक लें कि आपको वर्क के बारे में क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, हम कंपनी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने सजेशन दीजिए। तो एम्प्लॉय काउंसलिंग, और कंपनी के बारे में अगर उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको बैठ के सॉर्ट आउट करना, ये सारी की सारी एक्टिविटी एचआर की होती है, यही गुड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, और यही आप इंपॉर्टेंस के अंदर भी एज इट इज पॉइंट वहां पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स। अच्छा, इसका नाम तो टूल्स दे रखा है, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि कोई टूल्स नाम की कोई चीज नहीं है। एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स की टूल्स नाम की कोई चीज नहीं है। इसके अंदर आपको बस यही लिखना है कि एम्प्लॉय की एंगेजमेंट एक्टिविटी आपको इंक्रीज करनी है, एम्प्लॉय की एंगेजमेंट एक्टिविटी इंक्रीज करनी है। इसके अंदर मैनेजमेंट के और कौन से टूल हैं, आपको उनसे बार बार फीडबैक लेना है। बार बार का मतलब कि ईयर में 2-3 बार, ठीक है, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, 6 मंथली भी ले सकते हैं। एक कंपटीशन, एक एंगेजमेंट आप कैसे बढ़ाएंगे, एम्प्लॉय के एंगेजमेंट बनाने के वेरियस टेक्निक्स हैं, उनको ग्रुप एक्टिविटी असाइन करके, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी असाइन करके, उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के लिए कोई एक्टिविटी असाइन करके, या आप कह सकते हो कि उसको कोई नई टास्क या नया R&D का वर्क देके, या उसको सुपरवाइजरी वर्क देके, ऑडिट का वर्क देके हम उसका फीडबैक, हम उसका एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट में टूल है कि आप उसका एंगेजमेंट बढ़ाइए, आप उसकी फीडबैक लीजिए, ऑल दिस थिंग के आप कैसे भी करके अपना ERM आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसमें कोई टूल्स नहीं है, वापस से पॉइंट्स ही आपको नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट है द ट्रेंड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। द ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, फैक्टर्स लीडिंग टू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द लिबरलाइज्ड। अब यहाँ पर 3-4 पॉइंट मैंने एक साथ लिखे हुए हैं, आपको एक एक करके मैं सारे के सारे पॉइंट बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। द ट्रेंड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, ट्रेंड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। अच्छा, इसके अंदर 2 एरा थे, एक ओल्ड एरा था और एक इसमें मॉडर्न एरा है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ओल्ड एरा था और एक मॉडर्न एरा है। ओल्ड एरा क्या कह रहा है, ओल्ड एरा ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप तभी आपकी स्ट्रांग होगी कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, वर्कर काफी नंबर्स ऑफ द पावर वर्कर अवेलेबल है, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ नहीं है, यहाँ पर मशीनरी आई नहीं है। तो ओल्ड एरा के अंदर जो था हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, कोई सेंटर नहीं था, ये सेंटर था केवल एम्प्लॉयर सेंटर था। अगर कोई पूछ लेता है कि किसके सेंटर था, तो एम्प्लॉयर सेंटर था। लेकिन अब जो आ गया है वो एम्प्लॉय सेंटर आ गया है। एम्प्लॉय सेंटर यानी एम्प्लॉय की अब कौन कौन सी एक्टिविटी, एम्प्लॉय की सैलरी होती है, एम्प्लॉय की वेजेस होती है, एम्प्लॉय की डेली रूटीन एक्टिविटी होती है, उसकी कल्चरल एक्टिविटीज होती है, उसकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द नीड्स होती है, ये सारी सेटिस्फाइड। तो अब ट्रेंड क्या है,
ट्रेंड ये कहता है कि आपको एम्प्लॉय की रिलेशनशिप हाई मेंटेन चल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए जरूरी है। इसका जो एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है ट्रेंड्स में अगर कहते हैं तो चलन क्या है, चलन ये है कि अब एम्प्लॉय सेंट्रल एक्टिविटी बढ़ रही है, एम्प्लॉय की वेलफेयर की बात हो रही है, एम्प्लॉय का टाइम मैनेजमेंट फिक्स किया गया, एम्प्लॉय की सैलरी की डेट फिक्स करी गई है, एम्प्लॉय की लीव फिक्स करी गई है, एम्प्लॉय की मेडिकल अलाउंस फिक्स किया गया है। आपने देखा होगा बहुत सी कंपनी एम्प्लॉय की जो बेसिक नीड्स होती है जैसे कि वॉशरूम, ये भी पहले कंपनी के अंदर नहीं हुआ करते थे, ठीक है, हंसने की बात अपन कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिक फैसिलिटी नहीं दिया करती थी, लेकिन ये अब रहते हैं, अब रेस्ट रूम भी प्रोवाइड होते हैं कंपनी के इसके अंदर, तो ये बेसिक अब ये ट्रेंड्स के अंदर आ गया है। नेक्स्ट है ये इंडस्ट्रियल रिलेशन और एम्प्लॉइज के साथ ही है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर फैक्टर लीडिंग टू द प्रेजेंट स्टेट सिनेरियो इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसके सेम पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द लिबरलाइज्ड, अब यहां पर ये वाला पॉइंट समझ लीजिए, कल अगर एग्जाम में देखने को मिल गया तो हमको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये पॉइंट क्या कह रहा है, इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द लिबरलाइज। तो पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है अपन ये जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये जानते हैं अपन कि पूरा देश पूरा विश्व मेरा घर है, पूरा विश्व मेरा घर है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी को अटैच हुई हुई है। और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, उदारीकरण यानी लिबरल होना, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन है वो सिंप्लीफाई बनाना, जिससे कि हर कंपनी अपना एंटरटेन कर सके, हर व्यक्ति अपना जी सके। जैसे कि एक ऑफिस टाइमिंग आपने फिक्स करा 9 to 5 5 बजे के बाद कोई काम नहीं कराएगा। लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट ने शुरू किया था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हुई थी कि प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दिया गया, थोड़ा टैक्स कम किया गया, पर यहां पर लिबरलाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉय की पॉलिसीज है उसको जो वेजेस मिल रही है या सैलरी मिल रही है वो फेयर मिलनी चाहिए। अधिकतर मिलती नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि फेयर मिलनी चाहिए। तो यहां पर ग्लोबलाइजेशन टू लिबरलाइजेशन क्या इंपैक्ट हुआ है, ग्लोबलाइजेशन आने से एक लिबरलाइजेशन काफी ज्यादा शुरू हुआ है। अब आपको इसके पॉजिटिव मैनर में लिखना है, इसके नेगेटिव मैनर में नहीं लिखना है, ये बात याद रखना। अब पॉजिटिव मैनर में क्या लिखना है कि अब यूएस का कोई बैठे बैठे व्यक्ति इंडिया के बैठे व्यक्ति को हायर कर सकता है, ठीक है। इसके दोनों साइड प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि इंडिया का एम्प्लॉय वहां पे भी हायरिंग कर रही है, तो यूएसए का जो एम्प्लॉय है, जो यूएसए का एम्प्लॉय है वो हायर वेजेस पे, तो उसको उतनी वेजेस नहीं मिल पा रही, लेकिन इंडिया के एम्प्लॉय को वेजेस मिल रही है। लेकिन उसके अंदर लिबरलाइजेशन यानी कि वो सिंप्लीफिकेशन किया गया है उसके वर्क के साथ, उसकी सैलरी फिक्स करी गई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मॉडिफाई करे गए हैं। ये कहा नहीं गया है कि 2 दिन छुट्टी ले लोगे तो नौकरी चली गई, ऐसा नहीं किया गया है। इसको ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर अब जो सारे के सारे रूल्स बनते हैं वो इंप्लॉय सेंटर्ड बनते हैं, ना कि इंप्लॉयर सेंटर्ड बनते हैं। ये आपको बात याद रखनी। तो ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट से ईआरएम जो है वो सिंप्लीफाइड हुआ है, और सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं इसके अंदर, सारे के सारे जो रूल्स हैं वो इजी और मॉडरेट वे के अंदर बनाए जाते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर की एक्टिविटी करी जाती है, ठीक है, एम्प्लॉय को बेनिफिट देने की बात करी जाती है, उसमें उसका टाइम लिमिट हो सकता है, उसमें जेंडर बायसनेस पहले इंडिया के अंदर बहुत चलती थी, इसके अंदर ये पॉइंट लिख सकते हो आप। जेंडर बायसनेस का मतलब कि लड़कों को ज्यादा सैलरी मिलती थी, लड़कियों को कम सैलरी मिलती थी। ये आज भी बहुत सी इंडस्ट्री में हो रहा है, मैं इसका बहुत मतलब विरोध करता हूँ, ये वाली बात होनी नहीं चाहिए। लीगली तो ये प्रोहिबिटेड है, लेकिन वास्तव में ऑन ग्राउंड अगर आप चेक करेंगे तो आज एक मजदूर ठेकेदार भी ये काम करता है। वो लड़का अगर मजदूरी पे आता है तो उसको ज्यादा सैलरी देता है, और अगर लड़की कोई मजदूरी पे आती है तो उसको कम देहाती या कम सैलरी उसको मिलती है। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये लीगली प्रोहिबिटेड है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट आने से ये चीज कम हुई है, ये आपको अपने कोर्स के लिए ध्यान रखना है। आगे बढ़ रहा हूं, इकोनॉमी इमर्जिंग चैलेंजेस इन इंडिया। अब ये इंडियन इकोनॉमी में कौन से इमर्जिंग चैलेंजेस आए हैं, आईआर में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, तो कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस आए हैं। पहला, इकोनॉमी इमर्जिंग चैलेंजेस इन इंडिया, यानी पहला तो हमारे कंट्री कौन सी है ये याद रखना है, डेवलपिंग कंट्री है, हमारी डेवलप कंट्री नहीं है। यदि हमारी कंट्री डेवलपिंग है तो हमारे पास इकोनॉमी, हमारे पास जो वेल्थ है वो लिमिटेड है। इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एम्प्लॉय वेलफेयर की एक्टिविटी ज्यादा करनी होगी, हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस या आप कह सकते हो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा डिफरेंट पार्ट हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर की एक्टिविटी ज्यादा करनी होगी। लेकिन हमारे इसमें चैलेंजेस आते हैं। पहला चैलेंजेस तो फंड ही आता है कि ये फंड नहीं आता, सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट आता है
कि अनएम्प्लॉयमेंट की रेट हमारे यहाँ पर हाई है, जिसके कारण से अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं तो इसके बदले में दूसरे जनों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फंड है, रिसोर्सेज है, वो ऑलरेडी कम रहते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी इमर्जिंग चैलेंजेस, इसके अलावा जो पॉलिटिकल विल भी इसके अंदर इतनी स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, इकोनॉमी की बात है लेकिन पॉलिटिकल विल आप इसके अंदर बकायदा लिख सकते हो, कोई इसमें पॉइंट नहीं है। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, 3 से 1 4 पॉइंट और वीटीसी करके लिख देना, ठीक है। कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और जो एम्प्लॉय है वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है, वो नैरो रहता है, वो वर्क के प्रति नई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे उसका वर्क नहीं होता, ठीक है। वो रिजल्ट, वो आउटपुट हमको नहीं मिल पाता अगर हम ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं। मींस कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी बंदे को 500 रुपए, 5000 रुपए, 5 लाख रुपए की कोई ट्रेनिंग कराता है तो बदले में उसको रिटर्न देने की जगह वो स्विच कर जाता है, ठीक है। सो दैट इज द की पॉइंट ऑफ देयर। तो ये इसके अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस हो गए। लिंकिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन विद द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ये सीधा सीधा लिंक है कि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रांग होगा तो ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ अच्छी होगी। अब ये क्यों अच्छी होगी, इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। इसका एग्जांपल में आपको टाटा ग्रुप लिखना है, ठीक है। टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी देखेंगे, और एक एग्जांपल बताता हूं, सॉरी, थोड़ा सा माफी चाहेंगे। हाँ, टाटा ग्रुप लिखना है। टाटा ग्रुप के बाद आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूं जो आपको याद रहेगा। अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल कंपनी का नाम आपको लिखना है। क्यों लिखना है सर ये अमूल कंपनी का नाम? अमूल कंपनी का नाम हमें इसलिए लिखना है क्योंकि अमूल कंपनी जब आई, जैसे ही इंडिया में आई, मतलब अमूल कंपनी तो है इंडिया की, लेकिन उनका जो मॉडल है वो सहकारिता मॉडल है, यानी कि सबका साथ सबका विकास का एक्चुअल जो मॉडल अगर किसी को पढ़ना है तो अमूल कंपनी का पढ़िए आप। अमूल कंपनी की केस स्टडी देखिए। अमूल कंपनी जो है वो खुद का ही विकास नहीं, उस एरिया का डेवलपमेंट करती है। तो उनके जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो काफी स्ट्रांग है कि आज आप अपना दूध लाइए और आज या 1 वीक के अंदर आप अपना पेमेंट ले जाइए। जिस क्वालिटी का आप मिल्क प्रोवाइड कराएंगे उस क्वालिटी का मिल्क आपको दे दिया जाएगा। आपको लोन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। गाय खरीदनी है, आपको भैंस खरीदनी है, उसके लिए आपको लोन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको कोई ट्रांसपोर्ट के लिए, दूध लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास व्हीकल नहीं है, व्हीकल लेना है, वो उसके लिए भी लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। उनके सारे जितने भी दुग्ध पालन का काम, जितने भी किसान भाई हमारे दूध देने का काम अमूल डेयरी में करते हैं, उनके लिए n नंबर्स ऑफ द फैसिलिटी अमूल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो वहां से प्रोवाइड कराने से क्या होता है, उनका इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रांग हुआ। उनका इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रांग होने से क्या हुआ कि इंडिया की इकोनॉमी, जहां पर भी अमूल की कंपनी है वहां पर इकोनॉमी स्ट्रांग हुई। क्यों स्ट्रांग हुई? क्योंकि उनके एम्प्लॉय स्ट्रांग हुए। जब एम्प्लॉय शेयर होल्डर बन गए, इसके अंदर एक डब्बा वाला है, डब्बा वाला यानी मुंबई के डब्बा वाला एसोसिएशन, वो उनके भी इंडस्ट्रियल रिलेशन काफी स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि वो हर एक एम्प्लॉय को क्या मानते हैं, ऑनर मानते हैं, शेयर होल्डर मानते हैं। एक वापस से याद रख लेना, मुंबई के डब्बा वाला, मुंबई के डब्बा वाला का 2 एग्जांपल और अमूल बिल्कुल डिट्टो लिख सकते हैं अपन। आगे बढ़ना हूं, ट्रेड यूनियन, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम के अंदर आने वाला टॉपिक है ट्रेड यूनियन। हाँ, अब ये ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियन की स्टार्टिंग थोड़ी सी आपको याद रख लेनी है। अर्लियर ट्रेड यूनियन वाज फॉर्म्ड इन द बॉम्बे, फर्स्ट फॉर्म बॉम्बे में आई थी 1851 के अंदर ट्रेड यूनियन यहाँ पर बॉम्बे के अंदर आ गई थी। ट्रेड यूनियन आल्सो इमर्ज इन द कलकत्ता 1854 के अंदर कलकत्ता में आ गई थी। आपको पता है उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के जमाने से ट्रेड यूनियन की स्थापना करी गई है। अब ये ट्रेड यूनियन होती क्या है? ट्रेड यूनियन का एक ऐसी यूनियन होती है जो वहां पर वर्कर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए जो वहां के ऑनर्स होते हैं उनसे बात करती है, उनके साथ डीलिंग, नेगोशिएशन का जितना भी काम होता है वो ट्रेड यूनियन करती है। यानी होती उन्हीं एम्प्लॉइज की है, होती उन्हीं लेबर की है, उन्हीं में से कोई पंत प्रधान बनता है, उसको भी वहां पे काम करना होता है, वो भी वहां पर जॉब करता है, उसकी भी वेजेस मिलती है, लेकिन एक यूनियन होती है। यूनियन एक ऐसी है, ट्रेड यूनियन यानी कि एक ऐसा संगठन जो वहां पर वर्क करता है वर्कर के हितों को ध्यान में रख के, या वर्कर की कोई बात है उसको मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि 4000 5000 वर्कर कैपेसिटी है तो हर कोई तो मैनेजमेंट से मिल नहीं सकता, तो एक बीच में गैप है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। ये वर्कर यूनियन भी डायरेक्ट मैनेजमेंट से नहीं मिलता, पहले एचआर के पास जाता है, एचआर के बाद ये आगे जाता है। यहां पर केवल आपको बेसिक इसकी पॉइंट्स याद रखने हैं। व्हाई एम्प्लॉय ज्वाइन द ट्रेड यूनियन? अब यहां पर एक क्वेश्चन बन गया है कि एम्प्लॉय क्यों ज्वाइन करे ट्रेड यूनियन?
पहली बात तो खुद के ग्रेवियंस सॉल्विंग के लिए उनको ज्वाइन करना होता है, वेलफेयर की एक्टिविटी अगर उनको करनी है, वेलफेयर की एक्टिविटी। और एक आपको पता है कि एक लकड़ी टूट जाती है, लेकिन एक 15-16 लकड़ियां एक साथ रखो तो आसानी से टूटती नहीं है। हाँ, कोई पहलवान आ जाए तो उससे भी वो तोड़ देंगे, लेकिन 50 लकड़ियां रख दोगे एक साथ छोटी छोटी तो वो भी टूटेगी नहीं। ये स्टोरी हमने सबसे पहले पढ़ रखी है। तो वही यहाँ पर है कि हमको ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि वो संगठन जो होता है मोर पावरफुल होता है, मोर कॉम्प्रिहेंसिव होता है, मोर एडवांटेजेस रहते हैं, हमारे ग्रीवेंस सॉल्विंग का इजी प्रोसेस हो जाता है, वेल रिकॉग्निशन होता है, अदर वेलफेयर बेनिफिट जो होते हैं वो उसके अंदर मिलते हैं। इन द आइज ऑफ द मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन अब मैनेजमेंट के लिए भी जरूरी, मैनेजमेंट पॉलिटिक्स एंड द ट्रेड यूनियन, अब मैनेजमेंट के लिए भी ट्रेड यूनियन जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को अगर कोई बात रेफर करनी है कि चलिए हमारी कंपनी की हालत खराब है, हम बोनस नहीं दे पाएंगे, तो अगर 2 एम्प्लॉय को कहेंगे, 4 को कहेंगे तो हो सकता है ग्रेवियंस ज्यादा फैले। लेकिन अगर उनका एक सिस्टमेटिक तंत्र होगा, सिस्टमेटिक मैनर होगा, सिस्टमेटिक उनका प्रोसेस होगी, तो हम किसी को कह के वो सारी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर कोई लीडर होगा तभी हम नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लीडर ही नहीं है, अगर कोई उनका लीडर ही नहीं है, अगर कोई उनका मैनेजर ही नहीं, तो हम किससे बात करेंगे, हमको हमारी बातें फेल हो जाएगी। यानी मैनेजमेंट को भी अगर चाहिए कि वो वर्कर से ज्यादा आउटपुट ले, उनकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी रखे, वर्कर को डिसिप्लिन में रखे, तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इस कोऑर्डिनेशन के लिए एक अलग यूनिट का होना जरूरी है। हाँ, आप सोचते हैं कि एचआर यूनिट ये कर सकता है, लेकिन एचआर यूनिट होते तो मैनेजर नहीं है, होते तो व्हाइट कॉलर ही हैं, वो वहां एम्प्लॉय के लेवल पे काम नहीं कर सकते। मतलब एम्प्लॉय के नजर में तो आप बड़े लोग हो, हम छोटे लोग हैं, तो ऐसे होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो आज की मैं आपको करंट वास्तविकता यही होती है। तो जब वो अपने लेवल के व्यक्ति के साथ अगर कोई बात करता है तो वो उसके कम्युनिकेशन उसका ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा उसका नॉलेज रहता है कि इसको किस तरीके से कन्विंस किया जा सकता है। तो यदि कभी एम्प्लॉय को कभी गुडविल को लेके या गुड वर्क को लेके ज्यादा वर्क करवाना होता है, या ज्यादा लेबर वर्कफोर्स की जरूरतें होती है, या सैलरी को लेके या वेजेस को लेके कुछ नेगोशिएशन करना होता है, तो मैनेजमेंट के पास भी एक बंदे होते हैं, मैनेजमेंट के पास भी कुछ यूनिट है कि वो डायरेक्ट ट्रेडर से, ट्रेड यूनियन के लीडर से डील कर सकती है। ट्रेडर्स गलत बोल दिया हमने, ट्रेड यूनियन के लीडर से डील कर सकती है। आई होप आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो बोथ के लिए जरूरी है, वर्कर के लिए भी ट्रेड यूनियन जरूरी है और मैनेजमेंट के लिए भी जरूरी है। अगर वो दोनों के लिए जरूरी नहीं होती तो आज तक होती नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट कैसे न कैसे करके उसको बंद करने देता और वर्कर भी उसको ज्वाइन नहीं करता। इसलिए दोनों के लिए जरूरी है ट्रेड यूनियन का होना। आगे बढ़ते हैं, ट्रेड यूनियन के स्ट्रक्चर हैं और ये कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन के स्ट्रक्चर और ये कुछ टाइप्स इसमें दिए हुए हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्लियर है। सबसे पहला है ट्रेड यूनियन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी कि वो क्यों बनाई गई है ट्रेड यूनियन। वैसे बेसिकली 2 ही तरीके, एक ही आप याद रखना कि ट्रेड यूनियन जो होती है वो पर्पस के हिसाब से होती है कि किस कारणवश वो बनाई गई है। नेक्स्ट है उसकी मेंबरशिप स्ट्रक्चर। मेंबरशिप स्ट्रक्चर में क्राफ्ट यूनियन, इंडस्ट्रियल, स्टाफ यूनियन, जनरल यूनियन। क्राफ्ट यूनियन यानी बन रही है, स्टाफ यूनियन जो स्टाफ की, अब यहाँ पे वर्कर की भी यूनियन होती है, इसके साथ में स्टाफ की भी यूनियन होती है। तो वो स्टाफ की हो गई, इंडस्ट्री की हो गई, यानी कि कुछ 4-5 इंडस्ट्री, सारी शुगर मिल्स ने बना के अपनी एक यूनियन बना ली, तो वो क्योंकि गवर्नमेंट से डील करना होगा तो इंडस्ट्रियल यूनियन। एक होती है जनरल यूनियन जो बिना किसी रीजन के, बिना किसी कोई पर्पस से बनी हुई है, मींस कि यहाँ पर जो मेंबरशिप है वो किसी भी आप बिजनेस यूनिट से चले, या कि व्यापारियों का संगठन। अब ये व्यापारियों का संगठन हो सकता है कि किसी एरिया का संगठन हो, इलाहाबाद के व्यापारियों का संगठन। अब यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है कि वो कपड़े का ही व्यापारी हो, वो सुथार का ही काम करता हो, वो मिस्त्री ही हो, वो व्यापारी होना चाहिए, वो किराने के दुकान वाला हो, वो व्यापारी होना चाहिए। या 4 पॉइंट है। अब रिफॉर्मिस्ट यूनियन और रिवोल्यूशनरी यूनियन, अब यहां पर थोड़ा सा याद रखना, रिफॉर्मिस्ट यूनियन यानी कि बिजनेस यूनियन और अपलिफ्ट यूनियन यानी फ्रेंडली। रिफॉर्मिस्ट यानी कि जो बिजनेस से बनी हुई है, बिजनेस की यूनिट की है, उसको बनाया इसलिए गया है कि वो बिजनेस की वेलफेयर कर सके, दोनों पार्टियों को मिला के रख सके, तो वो बिजनेस यूनियन कहलाएगी, सारे बिजनेस की बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। और अपलिफ्ट यूनियन, अपलिफ्ट यूनियन यानी कि वही बिजनेस यूनिट का एक प्रोटोटाइप है, होते तो दोनों सेम ही है लेकिन यहाँ वर्ड अलग दे रखा है, तो ये समझ लीजिए अपलिफ्ट यूनियन वो यूनियन है जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जो
ट्रेड यूनियन को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए और वर्कर्स के एनफोर्समेंट को आगे बढ़ाने के लिए वर्क करती है। अब यहाँ पे रिवोल्यूशनरी यूनियन है। रिवोल्यूशनरी यूनियन कौन सी यूनियन होती है? जिसके अंदर उग्रवादी दल भी आ गए, जिसके अंदर आपका किसान आंदोलन के जो नेता थे वो भी आ गए, यानी कि वो जो बिल्कुल समाज से हट के काम करना चाहते हैं, वो यूनियन जो जिसका पर्पस कुछ चेंज करने के लिए हुआ है, वो पर्पस किसी को कोऑर्डिनेशन बैठाने की जगह जो उनकी मांगे हैं उनको स्ट्रांगली रखने के साथ में उसको चेंज करना है, उसको अमेंडमेंट करना है। अनार्किस्ट को वैसे तो आप कह सकते हो कि रिवोल्यूशनरी बिल्कुल एकदम, जैसे कि हमको एक काम बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे किसान संगठन जो था वो अनार्किस्ट यूनियन के अंदर आता है। पॉलिटिकल यूनियन, इसके अंदर सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, जो विपक्ष का नेता होता है उसको आप पॉलिटिकल यूनियन कह सकते हो। प्रिडेटरी यूनियन, जिससे प्रिडेटरी यूनियन का आप प्रिडेटरी यूनियन, इसके अंदर आप वो यूनियन आ जाती है जो रोजमर्रा के मुद्दों के ऊपर ध्यान न देते हुए कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई यूनियन बनती है, स्पेशल काइंड ऑफ की कोई यूनियन होती है, स्पेशल कोई उनका एम होता है, तो वो प्रीडेटरी यूनियन के अंदर आ जाती है। डिपेंडेंट यूनियन, अभी डिपेंडेंट यूनियन भी एक रिवोल्यूशनरी यूनियन में है और इसको ये 4th पॉइंट के अंदर लिखा गया है। वैसे ही अपने थोड़ा हाफ है ऑफ द सिलेबस की, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन मैंने टाइप्स बता दिया आपको। बेसिकली डिपेंडेंट यूनियन भी इस तरीके की यूनियन जो किसी के ऊपर डिपेंड है और उसको चेंज करना चाहती है, मींस के इनका ये जो पर्पस है रिवोल्यूशनरी, ये चेंज करना चाहती है, मींस के टू किसी प्रोसेस को तोड़ना है, प्रेडेटरी कोई नए आइडिया को जनरेट करना है, पॉलिटिकल यानी कि कोई अपनी सत्ता लानी है, एनार्किस्ट बिल्कुल विद्रोही जो संगठन होता है वो एनार्किस्ट संगठन में आ जाता है। ठीक है, ये ट्रेड यूनियन के सब टाइप्स हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा एग्जाम है कल, इसलिए अपन बहुत ही फास्ट चलने की कोशिश मेरी चल रही है। आउटसाइड लीडरशिप ऑफ द ट्रेड यूनियन प्रॉब्लम, सजेस्टिव रेमेडियल मेजर फॉर द ट्रेड यूनियन, यानी कि ट्रेड यूनियन के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके अंदर भी आ जाती है पॉलिटिक्स। ठीक है, अब ये पॉलिटिक्स आ जाने से क्या होता है, और आउटसाइड लीडरशिप यानी कि कोई कंपनी में काम नहीं कर रहा है, तो कंपनी के आउटसाइड मेंबर है कंपनी, बट उसकी आउटसाइड लीडरशिप कर रहा है, वो केवल कंपनी के बारे में बता रहा है, कंपनी के ट्रेड यूनियन को कर रहा है, गवर्न कर रहा है। तो इससे क्या दिक्कत आती है, इससे ये दिक्कत आती है कि कंपनी की जो डेली रूटीन एक्टिविटी है वो उसके अंदर प्रभावी होती है। जैसे कि अगर कोई थर्ड पार्टी, कोई अगर उसने हमारे कॉम्पिटिटर ने हमारे ट्रेड यूनियन के हेड को रख लिया, गिरवी रख लिया, ब्राइब दे दी, कुछ दे दिया, तो हमारे यहाँ की ट्रेड यूनियन यहाँ पे वर्कआउट नहीं करने देती, कोई बोनस की मांग, कोई ऐसी मांग जो उचित नहीं है, और उसके कारण लॉकडाउन हो जाता है, उसके कारण शटडाउन हो जाता है। लॉकडाउन वर्ड तो इतना रट गया है अभी कोरोना के टाइम पे, तो शटडाउन की जगह हम लॉकडाउन बोल देते हैं। शटडाउन हो जाता है यानी कि वर्क बंद हो जाता है, वैसे लॉकडाउन का मीनिंग भी वही है वहां पे कंपनी में। तो ट्रेड यूनियन की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है? ट्रेड यूनियन की प्रॉब्लम्स ये है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्योंकि वो मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट को नहीं समझ पाते और वो अपना व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में ग्रेवियंस इमर्ज हो जाता है। इसके अलावा सजेस्टिव रेमेडियल मेजर क्या है? सजेस्टिव उनकी बार बार मीटिंग होनी चाहिए, उनको फ्रीक्वेंट मीटिंग होनी चाहिए, क्वार्टरली 6 मंथली मीटिंग होनी चाहिए, ग्रेवियंस का सिस्टम क्रिएट होना चाहिए। इसके साथ कुछ मैनेजमेंट के बंदे ट्रेड यूनियन में रहे और कुछ ट्रेड यूनियन के बंदे मैनेजमेंट में रहे। इंटर चेंजिंग ऑफ देयर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको जॉब एनरिचमेंट के नाम से हम सब लोग जानते हैं, ये भी हमारे अंदर होना चाहिए। और हर मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर ट्रेड यूनियन के कुछ मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए, मींस उनका वोट की अहमियत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लास्ट है, बिल्कुल हम एंड पर आ गए हैं अभी तक, और आपको पता है कि एग्जाम कल ही है और मेरी कोशिश है कि आज आपको बहुत सारा रिवीजन कराऊं, मैं सारा ऐसी चीजें बताऊं कि कल एग्जाम में आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे आंसर लिखवाऊं। और मुझे पता है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, बिना कोई मस्ती मजाक करे, आज केवल अपन पढ़ाई ही कर रहे हैं। तो जब अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ ही लेते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इसका अमेंडमेंट 2019 में आया था, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है 1926 में बन तो 1800 में गई थी, लेकिन एक्ट ये आया क्या कि ट्रेड यूनियन इज द कॉम्बिनेशन वेदर द टेम्पररी और परमानेंटली फ्रॉम प्राइमरी पर्पस ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स। वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए कोई फॉर्मली गठित यानी लीगलाइज गठित फॉर्मली यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, वो एक संगठन को हम ट्रेड यूनियन की परिभाषा के अंदर जाना गया है। इसमें 1 और मोर 2 और मोर भी हो सकती है, यानी एक ही ट्रेड यूनियन हो ऐसा जरूरी नहीं। किसी कंपनी में 4-4 5-5 ट्रेड यूनियन भी होती है। मैनेजमेंट वाले उन्हीं को लड़ाते हैं और उन्हीं से मजे लेते हैं, मतलब काम करवाते रहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी कि आपका जो टॉप लेवल होता है
ठीक है, और एक मिडल है और एक लोअर है। ठीक है, जो टॉप लेवल में मैंने बताया था कि कुछ ट्रेड यूनियन के मेंबर्स इसमें एक्टिव होने चाहिए। एक्टिव होने चाहिए मींस के उनके वोट की अहमियत होनी चाहिए। दैट इज द मीनिंग, बेसिक मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ये बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि आपका डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास की बात है इसके अंदर। हर किसी को ग्रेवियंस हैंडलिंग की पावर होनी चाहिए, हर किसी का इक्वल राइट्स होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। वही पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपन इसको रिपीट ना करके वीडियो लंबा भी नहीं करूंगा। और हाँ, दिस इज द लास्ट पॉइंट। आपके सारे के सारे पॉइंट्स में आप कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा वादा है जब तक कंप्लीट नहीं होगा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का आपका ये सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन जो अपना सब्जेक्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ठीक है, तब तक अपन सोएंगे नहीं। और ना मैं चाहूंगा कि आप मेरे सारे वीडियो एक बार देख लें, एग्जाम में जाने से पहले आपका रिवीजन हो जाएगा। अब मैं जितने भी वीडियो हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। सारे अपन चेक कर लेंगे कौन कौन से एक्ट कहाँ पे हैं, क्या उसके अंदर इशू है, कौन से एक्ट के अंदर क्या बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।